हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ईवीएस क्लास 5 के चैप्टर 6, 7, 8 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आपका चैप्टर 6 है ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, परंतु जो 7 और 8 चैप्टर आपको दिख रहा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप क्लास 3 के सारे चैप्टर पढ़ रहे थे तो ये उतना इससे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप क्लास 4 में इंटर किए तो देखें कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे आए हैं। ठीक है, क्लास 4 से। लेकिन क्लास 5 के हर एक चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी क्लास 4 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके क्लास 5 से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम ईवीएस का काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर चैप्टर 6 है जिसका नाम है बूंद बूंद दरिया दरिया। ठीक है, यहाँ देखिए, घड़ीसार 650 साल पुराना तालाब है। ये क्वेश्चन आता है कि घड़ीसार क्या है, तो ये याद रखिएगा कि 650 साल पुराना एक तालाब है। एक क्या है? एक तालाब है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ऐसे भी याद कर सकते हैं कि घड़ियाल, घड़ीसार से समझ याद रखिए कि घड़ियाल कहाँ रहता है, तो तालाब में। तो ये क्या होता है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि घड़ीसार क्या है? एक तालाब है। देखिए, यहाँ पर ये जो तालाब दिख रहा है यही आपका घड़ीसार है। देखिए, सार का मतलब होता है तालाब से होता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये जो तालाब आपको दिख रहा है ना, इसे किसने बनाया था? जैसलमेर जो राजस्थान में है, कि राजा घड़सी ने बनवाया था और अपने नाम पर ही इसका नाम रख दिया था। ठीक है, तो ये किसने बनवाया था? तो जैसलमेर राजस्थान में है। जैसलमेर किधर है? तो यह राजस्थान में है। ठीक है, देखिए, इस तालाब के घाट पर एक स्कूल भी है जहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। इस तालाब से जुड़े 9 तालाब है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है कि ये तालाब आपको दिख रहा है, इस तालाब से जुड़े कितने तालाब है, तो याद रखिएगा इससे जुड़े आपके 9 तालाब थे। ठीक है, वे पानी, जैसे कि बरसात का पानी आता था ना, तो देखिए, पानी बरसने पर इसे अकेले तालाब से भरते थे, इस अकेले तालाब से भरते थे। देखिए, जो ये घड़ीसार तालाब है, ये जो आपको घड़ीसार तालाब दिख रहा है, इसके बगल में और 9 तालाब है। जब इस तालाब में बारिश की वजह से पानी भरता था तो भी वो जाकर तालाब आपका, वो 9 तालाब जो इसके चारों बगल थे वो भर जाते थे। ठीक है, चलिए, ये लाइन याद रखिएगा कि ये तालाब कहाँ है, तो जैसलमेर में है। ये कहाँ है? राजस्थान में है। इसे किसने बनाया? तो राजा घड़सी ने बनवाया है। और इस तालाब से जुड़े आपके 9 और तालाब है, इसे याद रखिएगा, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया था। यहाँ बात करते हैं, जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में एक बार, और कभी कभी तो वो भी नहीं होती है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि राजस्थान में जैसलमेर के अलावा बहुत इलाके ऐसे हैं जहाँ साल में 10 से 12 दिन ही बारिश होती है। देखिए, यहाँ लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जानते थे, क्योंकि देखिए, साल में 10 से 12 दिन बारिश होना बहुत अजीब बात है। तो देखिए, यहाँ लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जानते थे। बूंदों को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते थे। ठीक है, आज भी कहीं कहीं 100 साल पुराने पानी के स्रोत हैं, जैसे कि बावड़ी, तालाब, नौला, धारा आदि, जिनसे लोगों की पानी की ज़रूरतें पूरी होती है। देखिए, सबसे पहली बात की, राजस्थान आपका ये बालुई इलाका है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है ना, यहाँ पर बारिश बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रेगिस्तान है, तो यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। तो याद रखिएगा कि यहाँ इसके अलावा देखिए 10 से 12 दिन बारिश होती है इसके आसपास के इलाके में। यहाँ पर देखिए, जब तालाब पानी से भर जाते हैं तो कई जगहों पर लोग क्या करते हैं? जश्न मनाते हैं। जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन या अन्य लोग पूजा करते हैं। देखिए, जब आपका तालाब जो है पानी से भर जाता है तो वहाँ पर लोग जश्न मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। और उत्तराखंड में कौन पूजा करता है? तो नई नवेली दुल्हन, जो नई दुल्हन जाती है वो इस खुशी में वही पूजा करती है जो उत्तराखंड में ये मनाते हैं। ये याद रखिएगा, ये कहाँ पर होता है? तो ये उत्तराखंड में होता है। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ कई जगह पानी को मोटर से निकाला जाता है। आजकल तो मोटर सबके घर में लग गया है, जिससे ज़मीन का पानी क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, जिससे कुएं आपके सूख रहे हैं। अब झील कम हो रही है जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। ठीक है, देखिए, पेड़ों के आसपास और पार्क के चारों ओर मिट्टी जो है उन्हें सीमेंट से कवर कर दिया गया है, तो पानी कम होने का ये भी कारण है। जैसे कि देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर बारिश हुई। ठीक है, यह जगह आपको दिख रहा है बारिश हुई, तो भाई बारिश का पानी ये रोडों पर ऐसे बहता हुआ नाले में चला जाएगा, कहीं मिट्टी नहीं है क्योंकि सब सीमेंट से आपका कवर किया हुआ है। पेड़ों को देखिएगा तो पेड़ों को पास भी आपके सीमेंट लगा दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ देखिए,
इसमें आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए कहीं पानी जाने लायक स्रोत है, अगर पानी इस पेड़ को रिसते हुए आएगा तब आएगा, लेकिन ये तो यहाँ पर मान लेते हैं पानी गिरा, यहाँ गिरा, तो ये तो मिट्टी नहीं है। ये सब क्या है, ये सब आपका सीमेंट से कवर कर दिया गया, तो ये भी क्या है, पानी ज़मीन के अंदर जा ही नहीं रहा है और मोटर की वजह से पानी का लेवल ख़त्म होते जा रहा है, कुएँ भी सूख रहे हैं, तो ये भी एक कारण है आपका पानी कम होने का, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखते हैं। 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई। इस इलाके में सूखा पड़ा था कब, तो 1986 में, ठीक है। लोग को याद आया कि ये एक पुराना कुआं या बावड़ी था, वहाँ सफाई की गई। मिलजुल कर बावड़ी से लगभग कितने 200 ट्रक है, ये लाइन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकाला गया, ठीक है। कहाँ पर, तो ये आपका जोधपुर है, ये इसी में है, एक कहानी के तौर पर वहाँ दिया गया था ऐसे कि 1986 में जोधपुर और उसके आसपास बारिश ही नहीं हुई, उस इलाके में सूखा पड़ा था। तभी लोगों को याद आया कि एक पुराना कुआं या बावड़ी था, वहाँ लोगों ने सफाई की। मिलजुल कर बावड़ी से लगभग 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकला। यहाँ के लोगों ने क्या किया, चंदा इकट्ठा किया। फिर क्या हुआ, प्यासे कस्बे ने इस बावड़ी से पानी पिया या पानी पाया। कुछ साल बाद अच्छी वर्षा हुई तो फिर बावड़ी को लोग भूल गए, ठीक है। तो देखिए जैसे ही बारिश हुई तो पूरा भाई, जिसको देखिए जो आपका हेल्प करता है ना, कुछ टाइम बाद अगर आपके पास सब सुविधा है तो जो हेल्प किया था उसको भी आप भूल जाएंगे, तो फिर तो ये पानी की बात है। तो यहाँ देखिए कुछ सालों बाद अच्छी वर्षा हुई ना, तो फिर इस बावड़ी को लोग भूल गए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए ये आपका वीबीआई है, यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आए हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अल बिरूनी हजारों साल पहले भारत आया था, ठीक है। अल बिरूनी क्या है, अल बिरूनी हजारों साल पहले भारत आया था। देखिए अल बिरूनी क्या, भारत यात्रा यही है, बुक आपका बना है। तो देखिए ये कहाँ कहा था, ये कहाँ का था, तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये उज्बेकिस्तान का था, याद रखिएगा। अल बुरुनी कहाँ का रहने वाला था और वो भारत आया था, तो ये उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, ठीक है। देखिए इसने क्या किया, इसने बहुत ही बारीकी से यहाँ चीज़ों का और जगहों का अवलोकन किया। भारत यात्रा, भारत को घूमने आया था, यहाँ पर दिखा अल बुरुनी की भारत यात्रा। तो ये क्या किया, ये कहाँ का था, उज्बेकिस्तान का था, ठीक है। और यह बहुत ही बारीकी से यहाँ की चीज़ों और जगहों का अवलोकन किया, उसके बारे में लिखा भी है। यहाँ के लोग तालाब बनाने की कला में माहिर है, कहाँ के, भारत के। और तालाब के चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों और लोहे के चबूतरे बनाते हैं। आज भी देखें गांव में जैसे कि इनार होता है, मान लेते हैं ये इनार होता है, तो इसके चारों बगल चबूतरे बनाए जाते हैं, जहाँ लोग क्या करते हैं गर्मियों में या इसके चारों ओर पेड़ रहते हैं तो इस चबूतरे पर आकर बैठते हैं, इनार के चबूतरे पर। तो यहाँ तो यही बात की है कि तालाब के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर और लोहे के चबूतरे बनाते थे। इन्होंने अपनी बुक में लिखा है, भारत यात्रा की जो बुक की है इसमें। तो ये अल-बुरुनी कहाँ का था, यही क्वेश्चन आता है कि अल-बुरुनी कहाँ का था, तो ये उज्बेकिस्तान का था और इसने भारत में आकर बहुत ही चीज़ों का अवलोकन किया। तो ये सब अपने अवलोकन में यानी कि अपने किताबों में ये सब लिखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन था कि अल-बुरुनी का जन्म की 1000 साल बाद यह डाक टिकट 1973 में मिला था, ठीक है। देखिए तरुण भारत संघ क्या है, तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था है जो पानी का इंतजाम करते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा था कि तरुण भारत संघ क्या है, तो यह एक संस्था है जो पानी का इंतजाम करती है। दड़की माई से भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है कि दड़की माई कहाँ की थी, तो राजस्थान के अलवर जिले के गांव में रहती है। इन्होंने क्या किया था, तो दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के नाम साथ मिलकर क्या किया, तालाब बना दिया। दड़की माई के कहने पर ही लोगों ने तालाब का क्या किया, निर्माण किया संस्था के साथ मिलकर। दड़की माई कहाँ की थी, तो राजस्थान के अलवर जिले की थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका चैप्टर 7 आ गया, तो एक बार हम चैप्टर 6 में देख लेते हैं कि आपका इम्पोर्टेंट क्या है, कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि घड़ीसाल 650 साल पुराना तालाब है। घड़ीसाल क्या है, तो एक प्रकार का तालाब है, याद रखिएगा, ठीक है। इसे किसने बनाया, तो राजा घड़सी ने बनाया। जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में है। और इस तालाब से जुड़े 9 और तालाब है, ये भी आपका एग्जाम में आया था, ठीक है। आगे देखते हैं। जब देखिए जब पानी भर जाता है तो कई लोग जो यहाँ पर जश्न मनाते हैं और उत्तराखंड में नई नवेली दुल्हन जश्न मनाती है, यानी कि नई नवेली दुल्हन के द्वारा पूजा कराया जाता है, कहाँ, तो उत्तराखंड में, ठीक है। ये भी आपका लाइन था। आगे देखते हैं। ये भी आपका एग्जाम में आया था कि 200 ट्रक से भी ज़्यादा कूड़ा निकला था, कितना, तो ये भी आपका ऑप्शन में दिया हुआ था।
देखिए ये आपका तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अल-बुरूनी कहाँ आया था और ये कहाँ का था, तो ये भारत आया था और ये कहाँ का था, उज्बेकिस्तान का था। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि ये उज्बेकिस्तान का था और इसने क्या-क्या अवलोकन किया, तो इसने यहाँ के बारे में लिखा है कि यहाँ लोग तालाब बनाने की कला में माहिर हैं, तालाब के चारों ओर बड़े-बड़े पत्थर और चबूतरे हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी आपका एग्जाम में आया था कि तरुण भारत संघ क्या है, तो याद रखिएगा ये पानी का इंतजाम करने की संस्था है। इसके बाद दड़की माई कहाँ की थी, तो ये राजस्थान के अलवर जिले की थी, ठीक है। चलिए अब हम चैप्टर 7 में प्रयोग जाते हैं। देखिए चैप्टर 7 का नाम क्या है, पानी के प्रयोग, यानी कि हम पानी का कहाँ-कहाँ यूज करते हैं, कैसे करते हैं, यही सब पढ़ना है। देखिए वे वस्तुएं जो अपने भार से अधिक पानी हटाती है वह पानी में तैरती रहती है और वह वस्तुएं जो अपने भार से कम पानी हटाती है वह डूब जाती है, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, अगर हम ज़्यादा देखिए अगर हम भार से ज़्यादा पानी हटाएंगे तो क्या करेंगे, ज़्यादा हटा दिए तो भाई वो तो मेरा हो गया, यानी कि हम उस पर तैरेंगे, ठीक है। और अगर हम अपने भार से कम हटा दिए तो भाई अगर हम कम हटा दें तो कोई छीन के ले जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, उसमें डूब जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद करेंगे। देखिए ये आपके मोस्ट यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए मान लेते हैं ये पेंसिल है, ठीक है। अगर आप पेंसिल को इसमें पानी में डालते हैं तुरंत, पेंसिल नहीं, समझिए कि एक कील है, मान लेते हैं ये कील है, ठीक है। इसको पानी में, ये पानी है आपका, और एक कील को डालते हैं पानी में तो तुरंत गचाक देनी चाहिएगा, क्यों, क्योंकि कील अपने भार के इतना पानी नहीं हटा पाता है। वहीं आप बात करते हैं जहाज की, तो जहाज आपका ऐसे रहता है, जैसे ही ये पानी में आएगा तो जितना यहाँ पर देखते हैं पानी इधर उधर हो जाता है, यानी कि पानी में क्या होता है, पानी को अपने भार से ज़्यादा पानी हटा देता है, इसी वजह से ये जहाज तैरेगा और कील जो आपका है डूब जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको इसको याद करवा दिया कैसे, कि अगर हम अपने भार से ज़्यादा पानी हटाएं, यानी कि हम अपने भार से ज़्यादा चीज़ ले लिए तो भाई हम उस पर तैरेंगे, लेकिन जैसे अपने भार से हम कम पानी लेंगे तो भाई कोई छीन के ले जाएगा, यानी कि हम डूब जाएंगे। तो ये क्या होता है, आप डूब जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि पानी में नमक की उचित मात्रा मिलाने पर पानी भारी हो जाता है, जैसे नींबू जैसी चीज़ भी पानी में डूब जाती है, वो भी क्या होती है, तैरने लगती है। मान लेते हैं ये ग्लास लिए, ठीक है, आप घर पर प्रयोग कर सकते हैं कि एक ग्लास लिए, इसमें एक गिलास पानी भर दिया और एक नींबू डालेंगे, नींबू आपका यहाँ आकर बैठ जाएगा। लेकिन अगर यही आपका एक गिलास है और इसमें आप ना एक मुट्ठी नमक डाल दीजिएगा, घोल दीजिएगा, तब आप नींबू डालेंगे तो ये इस पर तैरेगा, ठीक है। तो यही बात कह रहा है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट बात देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इतना नमकीन कि 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक मिलता है। याद रखिएगा कि 1 लीटर पानी में कितना नमक, 300 ग्राम नमक मिलता है। ये मृत सागर में इंसान ऐसे तैरते हैं जैसे आराम से लेटे हो। अभी आपने नींबू का कंसेप्ट देखा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो ये मृत सागर है, डेड सी, ये मृत सागर जो है इसमें इतना नमक है, इतना ज़्यादा नमक है कि इस पर कोई भी वस्तु डालेगा तो ये डूबेगी नहीं, ठीक है। ये हमेशा इस पर से तैरते रहेगी, इतना ये नमकीन है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिलता है, तो सोचिए इसमें कितना पानी होगा और इसमें कितना नमक होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ आप डाल दीजिए ना, इससे हमेशा इस पर समुद्र पर से तैरती रहेगी, ठीक है। तो यह है मृत सागर, जिसे हम क्या कहते हैं, नमकीन सागर के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें जैसे शक्कर दूध पानी में पूर्णतः मिल जाती है। अगर देखिए आप शक्कर डालिएगा, चीनी डालिएगा दूध में तो दूध घुल जाएगा। दूध में आप पानी डालिएगा तो उसको मालूम थोड़ी नहीं चलेगा, वो भी जाकर पूर्णतः घुल जाएगा। जबकि मिट्टी एवं चौक पाउडर तली में आकर बैठ जाते हैं। मिट्टी चौक पाउडर ये तली में आकर बैठ जाते हैं। सपोज कीजिए कि देखिए ये है, आप पानी लिए हैं, ठीक है। अगर आप इसमें मिट्टी डालते हैं तो देखेंगे कि पहले तो ये गंदा पानी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इसको कुछ देर छोड़ दिएगा तो ये ऊपर में धुलधुला पानी हो जाएगा और सारा मिट्टी आकर आपको यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आकर बैठ जाएगा। तो जैसे कि सपोज कीजिए कि मान लेते हैं आप चावल धो रहे हैं और चावल में आपके मिट्टी बालू है, तो देखेंगे ना कि कुछ टाइम बाद ऐसे चावल सब छान लीजिएगा धोते धोते, तो नीचे देखेंगे कि बहुत किनी 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 से बालू रहता है, यानी कि बालू और मिट्टी। तो देखिए मिट्टी और चौक पाउडर ये आकर कहाँ बैठ जाते हैं, तली में आकर बैठ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात करते हैं, तेल पानी में घुलता नहीं है बल्कि तैरता रहता है, ठीक है। तेल क्या होता है, पानी में घुलता नहीं है बल्कि तैरता रहता है। आप एक गिलास ऐसे पानी लीजिए, ठीक है, उसमें थोड़ा सा 1-2 बूंद भी तेल डालिएगा तो देखेंगे कि ये ऐसे ऊपर तैरेगा। सपोज कीजिए कि आप सब्जी बैठाने के लिए कढ़ाई से चढ़ाए हैं, ठीक है। अगर कढ़ाई में पानी है और आपने तेल डाल दिया तो आप देखेंगे कि पानी ऐसे हो जाता है और तेल इसके ऊपर ऐसे तैरता रहता है, ठीक है, क्योंकि पानी में तेल आपका डूबेगा ही नहीं। अब बात करते हैं क्यों नहीं डूबेगा। देखिए जो पानी है, ये जो देखिए ये जो पानी है, मान लेते हैं ये पूरा पानी है
और यहाँ पर आपने तेल डाल दिया, तो जो पानी है वो तेल से भारी होता है और जैसे ही आप इसमें पानी डालेंगे तो ये पानी आकर नीचे बैठ जाएगा और तेल हल्का होने के कारण ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो देखिए ये आपको जो दिख रहा है ऐसे, इस तरह लोग क्या करते हैं, जैसे कि दिवाली आता है तो अपने घर में ना वो कैंडल लाइट जलाते हैं। देखिए वो क्या करते हैं कि एक ऐसे कटोरा ले लेंगे, ठीक है, इसमें पानी भर देंगे और उसके ऊपर ना ऐसे तेल डाल देंगे। तेल एक मतलब एक उंगली का इतना तेल डाल देंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, ऐसे रुई लगा देंगे, ठीक है। एक रुई आपका हो गया और इसके चारों बगल आपको क्या डालेंगे, फूल की पत्तियां डाल देंगे। अब इस रुई को जला देंगे। आपका तेल ऊपर होने के कारण रुई तेल से जलेगा और नीचे आपका क्या रहेगा, पानी रहेगा। इस तरह से आप कैंडल लाइट बना सकते हैं, क्योंकि तेल क्या है, पानी में घुलता नहीं है, तैरता रहता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसे याद करते रहिएगा। देखिए उबालने पर पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। वाष्पीकरण के कारण ही गीले कपड़े सूख जाते हैं। ये भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं कि गीले कपड़े कैसे सूख जाते हैं, तो याद रखिएगा वाष्पीकरण के कारण, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं दांडी मार्च, भी आपका एग्जाम में आया है कि दांडी मार्च गुजरात की घटना है। 1930 में आपका दांडी मार्च हुआ था, नमक तोड़ो आंदोलन का, नमक बना आंदोलन था। तो देखिए यह यात्रा अहमदाबाद के दांडी के समुद्र तट तक चली थी। अहमदाबाद, देखिए यहाँ इस फिगर में देखिए तो अहमदाबाद आपका यहाँ है और दांडी आपका यहाँ है और ये गांधी जी इन्हीं सभी रास्तों से ऐसे ऐसे पैदल यहाँ तक आए थे। ये घटना कब हुई थी, गुजरात में हुई थी। गांधी जी कहाँ के थे, तो गुजरात के पोरबंदर थे, तो ये घटना गुजरात की हुई थी। यानी कि ये आपका 1930 ईस्वी में हुई थी। नमक तोड़ो आंदोलन था, समुद्र के पानी से नमक बनाने के लिए था और यह यात्रा अहमदाबाद से दांडी के समुद्री तट तक चली, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करिएगा। देखिए अब हम चैप्टर 8 में आते हैं। ये चैप्टर भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन पर ध्यान देते रहिए। देखिए यहाँ चैप्टर 8 की बात करते हैं, इसका नाम क्या है, मच्छरों की दावत। आपको मच्छर नहीं खाना है, मच्छर आपको खा रहा है, तो इसी का नाम क्या है, मच्छरों की दावत। देखिए मलेरिया मच्छरों के काटने से होने वाला रोग है। पहला तो क्वेश्चन यही पूछता है कि मलेरिया किससे होता है, तो याद रखिएगा मच्छरों के काटने से होता है, ठीक है। तो मलेरिया मच्छरों के काटने से होने वाला रोग है। आगे देखते हैं। देखिए ये आपके स्किन पर ऐसे बैठता है, इसके पंख ये जो आपके दिख रहे हैं इसके पंख इसके बैठने में मदद करते हैं। यहाँ जो दिख रहा है ना, ये जैसे गड़ा रहा है तो ये एकदम सुई की तरह गड़ाता है, तुरंत आपके इंजेक्शन दे देगा शरीर में और आपको ब्लड का सक करता है। और यहाँ जो दिख रहा है यहाँ पर इसके पेट में, तो इसमें क्या होता है, इसमें इसमें इसकी अंडा क्या है, इसके अंडा जो मच्छर दिख रहा है, मच्छर के अंडा खून में ही बढ़ते हैं, खून में ही बढ़ते हैं। तो देखिए खून कौन चूसता है, ये मादा मच्छर चूसती है, ठीक है। नर मच्छर नहीं चूसते, नर मच्छर फलों के रस चूसते हैं। तो जो आपको काटने के लिए आती है तो वो होती है मादा मच्छर, ठीक है। और वो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए उसे खून की ज़रूरत होती है, खून में ही उसका बच्चा बढ़ेगा पलेगा, तो इसलिए इसे खून पीने आती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बात करते हैं मलेरिया में क्या होता है, बुखार हो जाएगा, कपकपी हो जाएगा और ठंड ये लेकर आता है। ठंड यहाँ पर लेकर होगा, मतलब मलेरिया होता है तो आपको उसके साथ क्या हो जाएंगे, आपको बुखार लगेगी, आपको कपकपी हो जाएगी, आपको ठंड लगेगा, तो समझिएगा कि आप में मलेरिया के लक्षण आ गए हैं, ठीक है। मलेरिया की दवाई के बारे में भी पूछता है, ये भी आपका एग्जाम है, ये भी आपका एग्जाम में आता है कि मलेरिया में कौन क्या क्या होता है, तो बुखार कपकपी और ठंड होता है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये लाइन याद रखिएगा, एग्जाम में आपके आता है कि मलेरिया की दवाई कैसे बनती थी, तो सिनकोना पेड़ की छाल से। आगे हम देखेंगे सिनकोना पेड़ कैसा होता है, तो उसकी छाल से बनाई जाती है। एकदम लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है कि हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा एनीमिया रोग होता है, ठीक है। एनीमिया रोग में बच्चों के शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी, तो आपको एनीमिया हो जाएगा और इस स्थिति में जैसे ही आप पढ़ने बैठिएगा तो आपको बहुत कमजोरी, थकान, सर में दर्द, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, एकदम आलसीपन आ जाएगा, तो समझिएगा कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। आपको तुरंत जाकर चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो आपको चक्कर आने लगेंगे, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, जब भी किताब लेकर बैठिएगा आपको नींद आने लगेगा। ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है।
देखिए आगे देखते हैं, हीमोग्लोबिन खून में पाए जाने वाला एक तत्व है जिसके कारण खून का रंग लाल दिखता है। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि हमारे शरीर में ब्लड का रंग लाल क्यों दिखता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है, ठीक है। क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण हमारे खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। जैसे कि आप देखिए ये ब्लड का रंग कैसे लाल है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। अब बात देखते हैं यहाँ पर, देखिए आयरन, आयरन की अगर कमी हो जाएगी आपके शरीर में, आयरन वो नहीं प्रेस करने वाला नहीं कहा रहा है, देखिए अगर आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी तो आपको इस स्थिति में क्या खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप गुड़ खाइएगा, आप आंवला खाइएगा और बहुत सी हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, ठीक है। आयरन अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, यानी हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी हो जाए, तो आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है, गुड़, गुड़ में आयरन बहुत अच्छा होता है, आंवला में भी रहता है, तो आपको गुड़ खाना है, सुबह शाम अपना गुड़ खाते रहिए और इसके बाद आंवला खाइए और बहुत सी हरे पत्तेदार सब्जियां भी खाइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे देखते हैं, यहाँ बात करते हैं, देखिए ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है कि आंवला और गुड़ आयरन की कमी को पूरा करता है। ये लाइन आपका सभी एग्ज़ाम में आया है, मैंने वही सब लाइन आपके एग्ज़ाम से, आपके बुक से लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, मक्खियों से बीमारियाँ होती है जैसे पेट की बीमारियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए काई क्या है, तो ये एक प्रकार का पौधा है, ये आता है कि काई क्या है, तो काई एक प्रकार का पौधा है जो वर्षा के मौसम में दिखाई देता है। कहते हैं ना, अरे कल पदम काई लाग गइल बा, पैर भी छूल गइल, कैया जो काई होता है ग्रीन ग्रीन, उस पर जाकर तुरंत आदमी स्लिप कर जाता है, तो इसीलिए जहाँ काई लगा रहा है वहाँ नहीं जाइए, और जाइए भी तो एकदम पैर को संभाल संभाल के रखिए। तो काई भी क्या है, तो वो भी एक प्रकार का पौधा होता है और ये वर्षा के मौसम में आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं, देखिए रोनाल्ड रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से होता है। रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ये लाइन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये है आपका ये रोनाल्ड रोस, रोनाल्डो नहीं, इनका नाम है रोनाल्ड रॉस, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इन्होंने बताया कि मलेरिया मच्छरों से होता है, इन्होंने क्या बताया कि मलेरिया मच्छरों से होता है, इसलिए इन्हें 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये रहा इनका नोबेल पुरस्कार। चलिए अब आगे देखते हैं, देखिए ये भी आपका एग्जाम में पूछता है कि मलेरिया परजीवी होता है, लेकिन मलेरिया किससे होता है, मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम, देखिए प्लाज्मोडियम नाम मलेरिया का वाहक कौन है, तो प्लाज्मोडियम, यहाँ देखिए मलेरिया परजीवी से होता है जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा प्लाज्मोडियम को। देखिए यह मादा एनफ्लीज के काटने पर होता है, मलेरिया किसके काटने पर होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो मलेरिया आपका मादा एनफ्लीज के काटने पर होता है, मादा एनफ्लीज मच्छर का नाम है भाई, तो मादा एनफ्लीज के काटने से मलेरिया होता है। देखिए एनीमिया दिल्ली के स्कूल में आम बात है, ये इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन याद रखिए ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया का वाहक कौन है, परजीवी कौन है, तो प्लाज्मोडियम है, और ये मादा एनफ्लीज के काटने से मलेरिया होता है। देखिए 17 नवंबर 2007 को एक अध्ययन किया गया जिसमें हजारों बच्चे जो नगर निगम स्कूल में पढ़ते थे उन्हें एनीमिया हो गया था। यह स्वास्थ्य को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। जैसे ही आपको बीमारी हो जाएगी मलेरिया, तो ये क्या होता है, ये शारीरिक और मानसिक रूप से आपको प्रभावित होगा एनीमिया, एनीमिया की वजह से। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इससे बच्चे ठीक से बढ़ते नहीं हैं और उनका ऊर्जा स्तर भी कम हो जाता है। एनीमिया की बात की गई है कि 17 नवंबर 2007 को एक अध्ययन किया गया था जिसमें हजारों बच्चे नगर निगम के स्कूल में पढ़ने से उन्हें एनीमिया हो गया था। और एनीमिया होते ही जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इससे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित होगा, हीमोग्लोबिन की शरीर में कमी हो जाएगी, आपको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा, सुस्ती रहेगा, आलसी रहेगा, कुछ भी कोई भी बोले असर नहीं पड़ेगा, ज़्यादा देर तक आप सोए रहेंगे। इसके बाद देखिए इसमें बच्चे ठीक से बढ़ते भी नहीं है, उनकी हाइट पर भी असर पड़ेगा, उनका ऊर्जा स्तर कम हो जाएगा जिससे वो आलसीपन ऐसा रहेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर तो मैंने लिखा है, यहाँ पर आपके एग्जाम बुक में भी दिया है कि इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, एनीमिया जिनको इन्हें आयरन की गोली दी जाती है, ठीक है। और आयरन की गोली तो आप खाएंगे, इसके साथ साथ आयरन किस में होता है, आंवला में, गुड़ में, हरे पत्तेदार सब्जियां, इसको भी आपको खाना ही रहता है, ठीक है। यहाँ देखिए सिनकोना पेड़ की छाल का लोग उबाल कर उनको छान कर दवाइयाँ बनाते हैं। मलेरिया की दवाई कैसे बनती है, देखिए मलेरिया की दवाई आपको कैसे बनेगी, सिनकोना पेड़ की छाल को, आप देखिए यहाँ पर आदमी ये सिनकोना पेड़ की छाल को क्या कर रहा है, छाल को काट रहा है, फिर इसको उबालेगा, फिर इसको छान कर इसकी क्या बनाएगा, दवाई बनाएगा। जैसे कि आप यहाँ इस फिगर में देखिए, देखिए ये है आपका सिनकोना पेड़, दिख रहा है,
ये है आपका सिनकोना पेड़, ये है इसकी छाल। यहाँ पर देखिए ये है सिनकोना पेड़, यही इसकी छाल है जिसे लोग क्या करते हैं, काट के उबाल के तब इसको छान के खाते हैं। इससे क्या होता है, ये मलेरिया की दवाई बनती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये क्लास, आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपका ईवीएस का चैप्टर तुरंत समाप्त हो जाएगा। आपको ईवीएस पैडागोजी भी बस कुछ ही दिन में वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। ईवीएस आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। देखिए कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप 30 नंबर में 25 नंबर ईवीएस एनसीईआरटी से लेकर आ रहे हैं तो यही लाइए। 1-2 नंबर के लिए अगर आप अलग से पढ़ रहे हैं तो आपको टाइम नहीं है, क्योंकि इसका प्रिपरेशन करना है। इसके बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू आएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा दी जाएगी ताकि आपका पैडागोजी का पर्सन भी कंप्लीट हो जाए और ये भी हो जाए। जैसे ही आपका क्लास 5 का चैप्टर समाप्त हो जाएगा, आपको क्लास 4 का टोटल चैप्टर का एक वीडियो लाया जाएगा। उसके बाद क्लास 5 का टोटल चैप्टर का एक वीडियो एक ही में लाया जाएगा। क्लास 3 का ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, जैसे ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो 3, 4, 5 क्लास का एक मैराथन, 3, 4, 5 क्लास का एक वीडियो में एक मैराथन क्लास लाया जाएगा। उसके पहले आपको प्रीवियस ईयर कराया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।